नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज खास खबर के साथ, जहां ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लंदन के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। 19 सितंबर तक द्रौपदी मुर्मू भारत सरकार की ओर से संवेदनाएं व्यक्त करेंगी। बता दें कि महारानी का 19 सितंबर को वेस्टमिंस्टर एब्बे में अंतिम संस्कार होगा। बता दें कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के 70 साल के शासनकाल में भारत और ब्रिटेन के संबंध काफी विकसित और प्रगाढ़ हुए हैं। तो वही राष्ट्रमंडल के प्रमुख के रूप में उन्होंने दुनिया भर के लाखों लोगों के कल्याण के लिए अहम भूमिका निभाई है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 96 वर्ष की आयु में 8 सितंबर को निधन हो गया था, जिसके बाद अब 19 सितंबर को राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। और इसके लिए भारत की तरफ से शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय लंदन के दौरे पर हैं। तो 2 दिवसीय खास दौरा है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सम्मान देने के लिए भारत के प्रति दिल्ली से अगली खबर, जहां नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का शुभारंभ, पीएम मोदी ने पॉलिसी का शुभारंभ किया, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आर्थिक दृष्टिकोण से यह बेहद महत्वपूर्ण कदम है। भारत को विकसित करने के लिए यह बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण कदम है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का शुभारंभ किया गया। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण कदम है और आने वाले समय में ये भारत के लिए मील का पत्थर साबित होगी। और इसी के लिए भारत को विकसित करने के दिशा में भी ये एक बड़ा अहम योगदान निभाएगी। तो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के बारे में खास बातें भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताई। तो वही नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है और इस मौके पर इसे आने वाले समय के लिए मील का पत्थर बताया है भारत के लिए, और आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण कदम बताया है। और अब खबर लखनऊ से, जहां यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र 19 सितंबर से, जहां विधानसभा सत्र को लेकर आज सर्वदलीय बैठक है। आज 12:30 बजे से विधानसभा में बैठक होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल रहेंगे। अन्य विपक्षी दलों के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो देखिए, 19 तारीख से मॉनसून सत्र का आगाज हो रहा है और इससे पहले आज 12:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। विधानसभा में सर्वदलीय बैठक होगी और इस बैठक में विपक्ष के भी कई अहम नेता मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहेंगे और उनकी ही मौजूदगी में ये खास बैठक रहेगी। इस दौरान जो तमाम अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से मॉनसून सत्र का, क्योंकि आगाज हो रहा है, उससे पहले तैयारियों में देखिए दोनों ही पक्ष जुटे हुए हैं। और इसी कड़ी में आज 12:30 बजे विधानसभा में सर्वदलीय खास बैठक है। सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक का हिस्सा रहेंगे। साथ ही अन्य विपक्षी दलों के नेता भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो इससे पहले कि मॉनसून सत्र शुरू हो, 19 तारीख से आज सर्वदलीय बैठक है और इस बैठक के जरिए मंथन किया जाएगा तमाम अहम मुद्दों पर कि कौन कौन से मुद्दे उठाने हैं विधानसभा में इस सत्र के दौरान। इस पर भी मंथन किया जा सकता है। बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ इस खास बैठक का हिस्सा रहेंगे। इसके लिए वक्त 12:30 बजे निर्धारित किया गया है। इस बैठक में अन्य विपक्षी दलों के नेता भी मौजूद रहेंगे और सभी की मौजूदगी में खास बैठक रहेगी सर्वदलीय, जिस बैठक में तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा होनी है, क्योंकि कल से यानी कि 19 सितंबर से मॉनसून सत्र का आगाज हो रहा है। और इस दौरान क्या वो बड़े मुद्दे रहने वाले हैं, उसको लेकर मंथन होगा। और देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही तरफ से तैयारी कर ली गई है। जहां विपक्ष की तरफ से किस तरीके से देखा हम लोग ने कि मॉनसून सत्र के आगाज से पहले ही जो बड़े मुद्दे हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने की कोशिश की गई समाजवादी पार्टी की तरफ से। और अब क्योंकि कल से मॉनसून सत्र का आगाज हो रहा है, तो उससे पहले आज 12:30 बजे सर्वदलीय बैठक होगी और इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ विपक्ष के भी कई अन्य नेता मौजूद रहेंगे और सभी की मौजूदगी में ये खास बैठक रहेगी और इस बैठक में चर्चा होगी कल के मुद्दों को लेकर, क्योंकि कई अहम मुद्दे हैं
जो कि इस मॉनसून सत्र में गूंजते नजर आएंगे। और देखिए, ये जो मॉनसून सत्र है वो हंगामे की भेंट ना चढ़े, शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा की जाए ताकि जनता के हित में बड़े फैसले लिए जा सके और बड़े प्रस्तावों पर चर्चा हो सके। इसके लिए जरूरी है कि ये सामंजस्य जो है कहीं ना कहीं विपक्ष और पक्ष में बने कि कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं, किस मुद्दे पर चर्चा होनी है। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या जानकारी? देखिए, आज सर्वदलीय बैठक है और कल से मॉनसून सत्र का आगाज हो रहा है। उससे पहले ही विपक्ष की तैयारी देखी, जहां प्रदर्शन करने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई। सत्ता पक्ष विपक्ष आज सर्वदलीय बैठक होगी, इस दौरान क्या मंथन होगा कल को लेकर? बिल्कुल, विधानसभा सत्र शुरू होता है उससे ठीक पहले, एक दिन पहले जो है सर्वदलीय बैठक होती है, जिसमें सत्ता पक्ष से जुड़े लोग होते हैं, साथ ही साथ जो विपक्षी पार्टियों के लोग होते हैं वो लोग बैठक करते हैं। बाकायदा इस पर मंत्रणा होता है कि किस तरह से जो है ये पूरा सदन चलाया जाए, जिससे जनता के हित के लिए जो फैसले हैं वो लिया जा सके। इस बैठक की अध्यक्षता जो है विधानसभा अध्यक्ष करते हैं। निश्चित तौर पर आज फिर एक बार ऐसी ही बैठक होने वाली है, जिसमें जिस बैठक को विधानसभा अध्यक्ष ने बुलाया है। बाकायदा इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ विपक्षी पार्टी, जो मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी, उससे भी तमाम जो नेता हैं मौजूद रह सकते हैं। हालांकि अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष है, लेकिन उनके मौजूद होने की उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि उन्होंने कल ही जो है विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात कर ली थी कहीं ना कहीं। तो आज संभावना पूरी है कि वो आज की बैठक में मौजूद नहीं रह सकते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से आदना मिश्रा मोरा रहती हैं और तमाम अन्य लोग भी मौजूद रहेंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान होता है कि आखिर जो सत्र चलता है उसमें किसी तरह का हंगामा ना किया जाए, किसी तरह का विघ्न ना हो और आराम से बाकायदा जनता के हित में जितने दिनों का सत्र, 5 दिनों का सत्र चलना है, उस बाकायदा चलाया जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, सत्र से पहले हर बार बैठक होती है और बैठक के दौरान इस तरह की मंत्रणा की जाती है कि जो सत्र होगा उसको बेहतर ढंग से चलाया जाएगा। लेकिन जब सत्र चलता है तो उसका नजारा कुछ और होती है। विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं हंगामा करती हैं और ऐसे फिर एक बार आसार बन रहे हैं, क्योंकि देखा गया था कि समाजवादी पार्टी ने विधानसभा सत्र से पहले ही, मानसून सत्र शुरू होना था उससे पहले ही प्रदर्शन करने का ऐलान किया था और ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं जो विधानसभा थी उसके अंदर करना था। लेकिन उसके बाद पुलिस के सख्ती के चलते कहीं ना कहीं जो विधायक थे समाजवादी पार्टी के, वो विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए थे। तो कहीं ना कहीं अब इस समय एक फ्रंट फुट पे समाजवादी पार्टी खेलने के मूड में, क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया कि लखीमपुर की घटना हो गई जिसमें 2 बहनों की मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं मुद्दा बड़ा है समाजवादी पार्टी के पास और इसको लेकर के समाजवादी पार्टी जो सत्र चलेगा उस दौरान जरूर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। इसके अलावा महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था को लेकर के भी लगातार समाजवादी पार्टी सवाल उठाती सरकार पर। निश्चित तौर पर इसको लेकर के भी सदन में हंगामा पूरे तरह से दिखाई देगा। निश्चित तौर पर अगर बात करें, समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि सरकार का जो तमाम आरोप लगाती है, चाहे वो भ्रष्टाचार के आरोप हो, चाहे वो महंगाई, बिल्कुल। देखिए, तो अश्विनी, कल बड़े मुद्दे लगातार समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपने प्रदर्शन की जो कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई, उसमें मुद्दे समाजवादी पार्टी की तरफ से रख दिए गए और इसके लिए सत्ता पक्ष को भी बड़ी तैयारी करनी होगी। फिलहाल देखना होगा कल किस तरीके से सत्र चलता है। अश्विनी, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। तो वहीं शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यूपी मंत्रिपरिषद की अहम बैठक हुई और इस दौरान बैठक में कैबिनेट बाई सर्कुलेशन द्वारा महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास हुए। पारित प्रस्तावों की इस कड़ी में मंत्रिपरिषद ने कमजोर मानसून की स्थिति में राज्य पोषित प्रमाणित बीजों के वितरण की योजना के अंतर्गत 867 लाख की धनराशि बीज अनुदान के मद से दिए जाने का प्रस्ताव पास किया है। इसके अलावा अयोध्या में अमृत कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल योजना के तहत 2 नलकूपों के निर्माण के लिए नजूल भूमि आवंटन के संबंध में भी प्रस्ताव पारित हुआ है। साथ ही कई नगरपालिका परिषदों की सीमा विस्तार प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने हरी झंडी दी है। बैठक के दौरान नगरपालिका परिषद बड़ौत, गोंडा जिले की करनैलगंज, अयोध्या की रुदौली और हरदोई को शाहबाबाद नगर पालिका परिषद के सीमा विस्तार का फैसला लिया गया है। और चलिए सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी हमारे साथ बने हुए हैं। अश्विनी, देखिए किस तरीके से तमाम 7 जो अहम प्रस्ताव रहे हैं उन पर विस्तार किया गया और उन पर मोहर लगी है। इसका मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो विकास ही है।
बिल्कुल हाँ, 7 जो प्रस्ताव कल 22 सर्कुलर कैबिनेट द्वारा जारी किए गए काफी महत्वपूर्ण है। सबसे ज्यादा जो पोषित प्रमाणित बीज का जो वितरण को लेकर के अनुदान जो का प्रस्ताव रखा गया था, वो इस समय काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखा जा रहा है कि तमाम जिलों में सूखे के हालात बने हुए, तो ऐसे में इस सरकार द्वारा इस तरह का प्रस्ताव आना और उसको पारित होना तो कहीं ना कहीं उन लोगों किसानों के लिए फायदेमंद होगा जो कहीं ना कहीं इस चीज से परेशान थे कि एक ओर तो सूखा पड़ रहा है, फसल नहीं बेहतर हो रही, दूसरी ओर जो बीजों की समस्या होगी। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी सहायता के लिए एक विकल्प निकाला, जो कैबिनेट के 22 सर्कुलर के द्वारा पूरा प्रस्ताव पास किया और जनता के हित में, किसानों के हित में इस प्रस्ताव पर मोहर लगाएगी। निश्चित तौर पर इसके अलावा तमाम जो प्रदेश की नगर पालिका क्षेत्र हैं, साथ ही साथ नगर पंचायत, उनके विस्तार, क्षेत्र के विस्तार को लेकर के भी प्रस्ताव आया था, जिस पर चर्चा हुई थी और उसके बाद इसको मोहर लगाई गई थी। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कल कैबिनेट ने 7 बड़े फैसले लिए थे, जिसमें से कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में किस तरह से डेवलपमेंट की जाए और किस तरह से उत्तर प्रदेश को आगे ले जाया जाए, चाहे वो नलकूप लगाने के 2 प्रस्ताव हों, 2 नलकूप लगने हैं उनके लेकर के प्रस्ताव हो, या फिर तमाम अन्य प्रस्ताव, हर जगह कहीं ना कहीं यूपी गवर्नमेंट चाह रही है, यूपी कैबिनेट चाह रही है कि जहां से भी समस्या आ रही है और जो प्रस्ताव कैबिनेट के माध्यम से पारित होने हैं, बाकायदा उनको लाया जाए कैबिनेट के सामने और उनको जल्द से जल्द पारित किया जाए। निश्चित तौर पर देखा जा रहा है कि औद्योगिक विकास हो, चाहे वो तमाम चाहे स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, शिक्षा हो, इन तमाम चीजों को लेकर के हर कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव आते हैं और तुरंत प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। निश्चित तौर पर यूपी गवर्नमेंट लगातार कहीं ना कहीं उन चीजों को लेकर काम कर रही है जो पिछले 10 सालों 15 सालों में नहीं हो रहे थे, उनकी आवश्यकता थी। जमीन पर उनको उतारने के लिए कहीं ना कहीं कैबिनेट एक साधन है, कैबिनेट के माध्यम से जल्द प्रस्ताव पारित होते हैं और उनको जमीन पर उतारा जा सकता है। सबसे बेहतर बात, यूपी कैबिनेट जब प्रस्ताव पारित करती है तो उसको लागू करने में समय नहीं लगता है। विदिन 15 दिन के अंदर वो जो प्रस्ताव पारित होता है वो जमीन पर दिखना शुरू हो जाता है। निश्चित तौर पर ये एक कहीं ना कहीं जीत उत्तर प्रदेश सरकार की और जनता की है कि इससे पहले भी तमाम तरह के प्रस्ताव पारित होते थे, उसके बाद देखा जाता था पिछली सरकारों में कि वो प्रस्ताव लंबे समय तक लंबित रहते थे, जमीन पर उतर नहीं पाते थे। निश्चित तौर पर उसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता था। लेकिन मुख्यमंत्री की कहीं ना कहीं कार्यशैली के दम पर आज ये हो रहा है कि जब भी प्रस्ताव आता है, पारित होता है और उसके बाद उसको जमीन पर उतारना सबसे जल्दी अधिकारियों के लिए कहीं ना कहीं सरदर्द होता है कि अगर समय रहते उस चीज को जमीन पर नहीं किया गया तो मुख्यमंत्री अगर ने औचक निरीक्षण कर दिया तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि मुख्यमंत्री किसी भी जिले में जाते हैं तो बाकायदा डेटा लेकर जाते हैं कि एक साल में उस जिले में कौन कौन सी योजनाएं आई, कैबिनेट के द्वारा कौन कौन से प्रस्ताव लाए गए थे जिन पर काम कर चल रहा है और कौन सी चीजें हैं जो अभी तक शुरू नहीं हुई। तमाम चीजों को डेटा लेकर जब जिले में पहुंचते हैं तो चाहे जिलाधिकारी हो चाहे तमाम अन्य अधिकारी, उनके हाथ पैर फूलते हैं कि मुख्यमंत्री पता नहीं किस चीज के बारे में। देखिए अश्विनी, जो ये 7 अहम प्रस्तावों पर मोहर लगी है, इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, यही बड़ी चुनौती लगातार बनी हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम अपडेट के लिए। लखनऊ से अगली खबर, जहां पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण योजना का फ्लैग ऑफ आज होगा, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज आधुनिकीकरण योजना का फ्लैग ऑफ करेंगे। 56 जिलों के लिए मॉडर्न प्रिजन वैन का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम है। सुबह 10 बजे 5 कालिदास मार्ग आवास पर यह खास कार्यक्रम होगा और जिस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ देखिए मौजूद रहेंगे और वो ही फ्लैग ऑफ करेंगे। आधुनिकीकरण योजना का 56 जिलों के लिए मॉडर्न प्रिजन वैन का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम है। लगातार देखिए हर क्षेत्र में इस ओर ध्यान दिया जा रहा है कि कहीं ना कहीं तकनीक के साथ जोड़ा जाए और हाईटेक बनाया जाए, और इसी कड़ी में देखिए पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण योजना का आज फ्लैग ऑफ है। सीएम योगी आदित्यनाथ इसका फ्लैग ऑफ करेंगे, जहां 56 जिलों के लिए मॉडर्न प्रिजन वैन का फ्लैग ऑफ कार्यक्रम होगा। साथ ही साथ पुलिस को और ऐसी शक्तियां देने का प्रयास जो है किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में पुलिस जो है और ज्यादा बेहतर कार्य के साथ उभर कर आए। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव हुआ है, जहां 10 जिलों के जिला अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। तबादलों से यूपी की ब्यूरोक्रेसी में मचा है हड़कंप, जहां यूपी सरकार अपनी तबादला नीति को हमेशा प्रशासनिक सुधारों के लिए अमल में लाती है और इसी कड़ी में शनिवार देर शाम प्रशासन के शीर्ष स्तर से 14 आईएएस अफसरों के ताबड़तोड़ तबादले हुए हैं। रातों रात यूपी के 10 जिलों के जिला अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। बता दें कि प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों के लिए आए दिन प्रतिबद्धता जाहिर करती है। राज्य सरकार की तबादला नीति का भी इस दिशा में बेहद अहम योगदान है। बहरहाल देर रात शासन के इस फैसले ने सबको चौंका दिया है और 14 आईएएस अफसरों के ताबड़तोड़ तबादलों से यूपी की ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप मचा हुआ है।
तो देखिए 14 आईएएस के ट्रांसफर किए गए हैं और इसके बाद से लगातार ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप है। और इसी के साथ यूपी में 2 आईपीएस अफसरों के भी तबादले हुए हैं, जहां एसएसपी बरेली सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज हटाए गए हैं। अखिलेश कुमार चौरसिया बने हैं बरेली के एसएसपी, सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज एसपी स्थापना मुख्यालय भेजे गए हैं। तो देखिए 2 आईपीएस अफसरों के भी तबादले हुए हैं। अखिलेश कुमार चौरसिया बरेली के एसएसपी बने हैं और इसी के साथ सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज एसपी स्थापना मुख्यालय उन्हें भेजा गया है। तो लगातार भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिए ये बड़े तबादले किए गए हैं। लखीमपुर खीरी से अगली खबर, जहां 36 घंटे से लगातार बारिश जारी है। लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा है। भारी बारिश से इंडो नेपाल बॉर्डर पर मोहाना नदी उफान पर, सीमावर्ती गांव में घुसा है मोहाना नदी का पानी। टापू बना भारत नेपाल सीमा पर चौगुर्जी गांव, तो वहीं चौगुर्जी गांव में बाढ़ का पानी भरा है। गांव में नाव चल रही है। मोहाना और करनाली नदी ने तबाही मचाई है। आधा दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आए हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ के पानी से लखीमपुर खीरी में हाहाकार मचा हुआ है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए लखीमपुर खीरी में 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और इस वजह से क्या हालात वहां पर बन गए हैं, तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। बाढ़ जैसी स्थिति वहां पर पैदा हो रही है। लोगों के घरों तक में पानी पहुंच गया है। राहत बचाव कार्य के लिए निर्देश है, लेकिन जो चुनौती वहां पर बनी हुई है, बाढ़ की वजह से जो हालात बने हुए हैं, उसकी वजह से राहत बचाव कार्य में भी कहीं ना कहीं देरी हो रही है। नाव का इस्तेमाल कर देखिए आवागमन जो है किया जा रहा है और किस कदर पानी वहां पर भर गया है। जहां तक नजर जा रही है वहां तक पानी ही नजर आ रहा है, क्योंकि लगातार 36 घंटे से बारिश हो रही है, जिसके बाद ये आलम है कि लोगों के घरों तक में पानी पहुंच गया है। 36 घंटे हो चुके हैं, लगातार बारिश हो रही है और अभी भी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो देखिए लखीमपुर खीरी से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों के घर तक में पानी भर गया है। ऐसे में जो जरूरी सामान है और उसको लाने ले जाने के लिए इस नाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। और देखिए घुटनों तक ये पानी है। जो महिला खड़ी है इस पानी में, देखिए घुटनों तक पानी आ रहा है, क्योंकि लगातार 36 घंटे हो चुके हैं बारिश होते हुए और इसी वजह से ये पानी का जो किस तरीके से पानी का तबाही जो है देखने को मिल रही है। वहां पर लोगों के घरों में भी पानी चला गया है। राहत बचाव कार्य हालांकि जारी है। लोगों को कोई परेशानी ना हो इसके इंतजाम भी किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, लेकिन बाढ़ के पानी से लखीमपुर खीरी में हाहाकार मचा हुआ है। देखिए जो नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से जहां तक नजर जा रही है वहां तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं। हमारा संवाददाता अवध जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवध, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए 36 घंटे से लगातार बारिश हो रही है लखीमपुर खीरी में। अभी का फिलहाल क्या मौसम बना हुआ है? क्या कोई हालात सुधरे हैं वहां पर? देखिए ये जो पहाड़ों पे बारिश हुई है उसका ये असर है कि जो नेपाल से आने वाली नदियां हैं, नेपाल से आने वाली कई नदियां लखीमपुर खीरी में आती है, जिसके चलते सभी नदियां उफना गई हैं और नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। जो मोहाना नदी है उसमें 1 लाख कुछ क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते वो उफना गई है और पूरे क्षेत्र में तबाही मचाए हुए है। तिकुनिया क्षेत्र में कम से कम 1 दर्जन गांव डूब चुके हैं। वहाँ चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है, चारों तरफ पानी पानी दिख रहा है और लोग मुसीबत में हैं। प्रशासन उनको ऊंचे स्थानों पर पहुंचाने का काम कर रहा है। बिल्कुल। और देखिए किस तरीके से राहत बचाव कार्य वहां पर चल रहे हैं, क्योंकि घुटनों तक पानी है। ऐसे में जरूरी सामान आने ले जाने के लिए भी देखिए नाव का इस्तेमाल हालांकि किया जा रहा है, तो ऐसे में कैसे उन तक जरूरी सामान पहुंचाए जा रहे हैं? प्रशासन जिस तरह से उन्हीं लोगों को ऊंचे स्थानों पे पहुंचाने का काम कर रहा है, लोगों से कह रहा है कि वह लोग ऊंचे स्थानों पे निकल जाएं, चूंकि पानी अभी और बढ़ सकता है। जिस तरीके से मोहाना नदी में उफान जारी है उस तरीके से माना जा रहा है कि पानी और बढ़ सकता है, इसलिए लोगों से कहा जा रहा है कि आप ऊंचे स्थानों पे चले जाइए, क्योंकि पानी और बढ़ेगा तो दिक्कतें सामने आएंगी।
बिल्कुल ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया अवध आपका तमाम अपडेट के लिए। अयोध्या की राम की पैड़ी स्थित विद्युत सब स्टेशन पर बने समाधान कैंप का पावर कॉर्पोरेशन विजिलेंस के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एसएन साबत ने जायजा लिया। इस मौके पर कर्मचारियों की हकीकत जानने के लिए उपभोक्ताओं को पहले डीजी पावर कॉर्पोरेशन ने फोन किया, बाद में रजिस्टर से देख दूसरे उपभोक्ता को न्यूज वन इंडिया की ओर से भी फोन किया गया। इस दौरान कॉलर उपभोक्ता ने कहा कि बिजली कर्मचारियों को शिकायत करने पर पूरा सहयोग मिल रहा है, तत्काल समाधान होता है। सरकार की पहल पर एक सप्ताह का विद्युत समाधान दिवस पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है और हर पावर सब स्टेशन पर एक कैंप लगाया जा रहा है। लोग पहुंचे, अपनी समस्याओं की बात अधिकारियों को रखें और उनका समाधान हो। और यही वजह है कि खुद उत्तर प्रदेश के विजिलेंस डीजी भी निकले हुए हैं, पूरे प्रदेश में वह दौरा कर रहे हैं, उनके साथ चीफ इंजीनियर भी हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा रजिस्टर तैयार किया गया है और उन्हें एक कॉल कराई जा रही है मेरे सामने, क्योंकि यह सबसे बेहद ही जरूरी होता है कि एक रियलिटी चेक अधिकारियों के समक्ष जरूर रखा जाए और इसी वजह से इस नंबर पे कॉल की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि लगातार आखिर क्या रिजल्ट आता है, लोग कितना संतुष्ट हैं, यह देखना बेहद ही जरूरी होता है। एक किसी भी नंबर पे कॉल करिए, किसी भी नंबर पे कॉल कर लीजिए, इस रजिस्टर के किसी भी नंबर पे कॉल कर लीजिए। इसी में बल्कि मैं खुद कॉल कर लेता हूं सर, आपको एक नंबर बताएं इसमें से, मैं खुद कॉल कर लेता हूं, बताइए नंबर। 9889 09 0232। ये है शिव प्रसाद सिंह जी का नंबर है ये, और ये बेल जाती हुई पूरी तरह बेल जाती हुई कॉल रिसीव करने का इंतजार। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं नहीं उठा सर, एक नंबर और 9838 हाँ 79 9838 बताओ क्या दिखा 79 8392। 8392। विनोद सिंह। महेंद्र चंद्रमाली मणिमंदिर चंद्रमाली, रामघाट अयोध्या। लगता गलत। हेलो हेलो, ये चंद्रमाली से बोल रहे हैं? चंद्रमाली मंदिर से आप मणि मंदिर से बोल रहे हैं क्या, रामघाट से? मैं पावर सब स्टेशन से बोल रहा हूँ। आपने शिकायत दर्ज कराई थी? शिकायत तो नहीं दर्ज कराई, वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी सर। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। कितना समय लगा था जब आप यहाँ पहुंचे थे? उसके बाद कितने समय बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी? आधा घंटा लगा था सर। आधे घंटे में सॉल्व हो गई थी। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। तो बिल्कुल एक अच्छा रिजल्ट आया और पॉजिटिव संदेश जिस तरह से सरकार एक अपनी पहल चाहती है, कहीं ना कहीं उसकी नज़ीर भी देखने को मिल रही है। लगातार अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए आज खुद डीजी विजिलेंस डॉक्टर एसएन साबत जी मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है। आज सुबह से ही मैं देख रहा हूँ निकले आप राजधानी लखनऊ से बस्ती सिद्धार्थ नगर तक की यात्रा करनी। अयोध्या में क्या कुछ मिला? अयोध्या में इस समय हम लोग नया घाट में विद्युत समाधान सप्ताह जो पावर स्टेशन में हो रहा है, प्रत्येक पावर स्टेशन में हो रहा है, तो यहाँ पर हम मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ के चीफ इंजीनियर और अधीक्षण अभियंता सभी लोग मौजूद है। यहाँ पे जो कैंप चल रहा है उसका रजिस्टर्स देखा कि किस प्रकार शिकायत जनरली होती है, उनका निराकरण हो रहा है या नहीं, अगर हो रहा है तो कितने समय में हो रहा है। कुछ हमने फीडबैक लिया, कुछ आपने भी अभी फीडबैक लिया है और ये कैंप सही चल रहा है। मुख्य उद्देश्य यही है कि जो जनता की छोटी छोटी शिकायत, शासन का ये निर्देश है और अपेक्षा है
कि ये तत्काल दूर कराया जाए, क्योंकि विद्युत एक बहुत ही आवश्यक मतलब जो व्यवस्था है जिसके भंग होने पर सबको दिक्कत होती है। बिना विद्युत कोई रह नहीं सकता है। तो इसमें किस प्रकार त्वरित गति में इनका समस्या निस्तारण किया जाएगा, इसको हम लोग देख रहे हैं। सर अभी तो ये फिलहाल एक सप्ताह का जो है प्रयास रहा, सफल भी दिखाई दे रहा है। क्या आगे भी इस तरह से जो है प्रयास किए जाएंगे? ये होता है, समय समय पर किया जाएगा। उसके बिना भी यही देखने के समय ये भी किया जाता है कि बिना किसी शिविर, बिना किसी कैंप भी उनका जो जनता का जो समस्या समय समय पर आ रहा है उसको त्वरित गति में उसको निस्तारण कराया जाए। सर बिजली चोरी एक बड़ा चैलेंजेस रहा है हमेशा ही यूपी गवर्नमेंट के लिए। 1,75,000 के करीब अभी तक मुकदमे लिखे जा चुके हैं। विवेचना करना कितनी बड़ी चुनौती होती है और लोगों को न्याय मिले, कितना चैलेंजेस मानते हैं इस बार? देखिए, सबसे पहला तो यही प्रयास हो रहा है कि लोगों को अवेयर किया जाता है, सभी उपभोक्ताओं को जागरूक किया जाता है कि ये विद्युत चोरी ना करे। अगर अपने आप और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।